हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे डिज़ाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि दो टाइप के मेजर स्लैब्स होते हैं। पहले तो वन वे टाइप का स्लैब होता है और दूसरा होता है टू वे टाइप का स्लैब। तो वन वे टाइप का जो स्लैब होता है उसमें तीन और टाइप के स्लैब आते हैं। पहला तो होता है वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब, दूसरा होता है वन वे कैंटिलीवर स्लैब और तीसरा होता है वन वे कंटिन्यूअस स्लैब। और जो आपका टू वे स्लैब होता है वहाँ पे आपके दो टाइप के स्लैब आते हैं। पहला तो वन वे टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब और दूसरा होता है टू वे कंटिन्यूअस स्लैब। तो ऐसे करके आपके पांच तरह के जो है वो स्लैब होते हैं। तो आज हम सीखेंगे डिज़ाइन ऑफ वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब। तो दोस्तों आप इस डिज़ाइन को प्रोसीड करने से पहले आपको वन वे स्लैब और टू वे स्लैब जो है ना इन दोनों के बीच में आपको बेसिक डिफरेंस क्या है वो पहले तो पता होना चाहिए। तो चलिए वो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक डिफरेंस जो है वो बता देता हूँ। तो सपोज कीजिए ये आपका एक स्लैब हो गया, रेक्टेंगुलर स्लैब। तो ये जो ओके तो दोस्तों ये जो लॉन्ग साइड की जो लेंथ होगी, जो लॉन्गर लेंथ होगी ना, तो ये दोस्तों होता है आपका एल वाई और ये जो शॉर्टर होता है ना लेंथ, ये होता है आपका एल एक्स। ओके सो जो वन वे टाइप का स्लैब होता है, तो वन वे टाइप के स्लैब में आपके दो तरह के स्टील जो है वो स्लैब को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो होता है आपका मेन स्टील जिसके बेंटअप्स आते हैं, और दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो जो मेन स्टील होता है ना दोस्तों वन वे टाइप के स्लैब में, वो शॉर्टर जो डिस्टेंस होता है ना उसके अलोंग प्रोवाइड किया जाता है। मतलब सपोज कीजिए ये आपका शॉर्टर है, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसा जाएगा आपका मेन स्टील बेंटअप होके, फिर ये यहाँ से ऐसे नीचे होंगे, यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ। तो ये जो आपका अलोंग द शॉर्टर स्पैन है ना, तो आपके इस तरह से जो है वो मेन स्टील प्रोवाइड किया जाएगा। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपका जो लॉन्गर स्पैन होगा ना, उस लॉन्गर स्पैन के अलोंग ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए तो ये होता है दोस्तों आपका सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब। ओके तो टू वे टाइप का स्लैब क्या होता है दोस्तों। तो सपोज कीजिए ये आपका एक टू वे टाइप का स्लैब है। तो ये जो टू वे टाइप का स्लैब होता है ना, उसमें आपका ये जो मेन स्टील है, सपोज कीजिए ये आपका एल वाई है और ये आपका एल एक्स है। तो जो आपका जो मेन स्टील होगा ना, वो एल वाई एज वेल एज एल एक्स दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपका यहाँ से शॉर्ट डायरेक्शन में भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे से, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे। तो ये कुछ इस तरह से अलोंग दी शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन दोनों साइड में आपका जो है वो मेन स्टील प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है वो टू वे स्लैब में नहीं आता है। आपका जो मेन स्टील है वही स्टील टू वे स्लैब में प्रोवाइड किया जाता है। तो जो आपका जो वन वे टाइप का जो स्लैब होता है, तो वन वे टाइप का जो स्लैब है वो ऐसा बीच में से बेंट अप होता है, और इसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो यहाँ के साइड का जो बीम होता है, ये वाले साइड का लॉन्गर साइड के ये वाले साइड का बीम और ये वाले साइड का बीम, तो इन दोनों बीम में इसका जो है वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन आपका जो टू वे स्लैब होता है ना, तो टू वे स्लैब का लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपका कुछ इस तरह से होता है। ये पार्ट का लोड डिस्ट्रीब्यूशन इस वाले बीम पे होगा, ये पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ये वाले बीम पे होगा यहाँ पे, इस वाले पार्ट का लोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा, और इस वाले पार्ट का लोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा। तो आपका इस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूशन है जो टू वे स्लैब में होता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब को किस तरह से डिज़ाइन करना होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, डिज़ाइन अ सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब प्रोवाइडेड over a clear span of 3.37 meter. It carries a live load of 40 kilonewton meter square and a floor finish of 1.5 kilonewton meter square. Width of supporting wall is 230 mm and steel grade use is FE415. assume moderate environment. तो मैं ये कुछ गिवन डाटा है दोस्तों। तो चलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ। हमें क्लियर स्पैन जो है वो गिवन है दोस्तों।
कितना है 3.37 मीटर, जो कि होता है मेरा 3370 होता है। तो यह हो गया मेरा यहाँ पे क्लियर स्पैन। देन उसके बाद दोस्तों एफ सी के यानी कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो चलिए हम इसको M25 जो है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। उसके साथ हमें 3 नंबर पे हमें एफ वाई दिया गया है, एफ वाई हमें कितना दिया गया है, FE 415 दिया गया है, तो ये होगा मेरा 415। देन उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे लाइव लोड दिया गया है, तो लाइव लोड कितना है मेरा 40, मेरे हिसाब से ये 40 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पे हमें यहाँ पे 4.0, ये 4 किलो न्यूटन है। 40 का लाइव लोड तो इतना लोड होता नहीं है, सो 4.0 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा लाइव लोड। देन उसके साथ दोस्तों हमारा फ्लोर फिनिश कितना है, FF हमें दिया गया है 1.5 किलो न्यूटन। ये फ्लोर फिनिश जो है ये हम जो फ्लोरिंग करती है इसका लोड होता है, जो कि आपका डेड लोड में बाद में जाके कंसीडर होता है। उसके बाद हमें दिया गया है दोस्तों विड्थ ऑफ सपोर्टिंग वॉल्स, विड्थ ऑफ सपोर्टिंग वॉल्स, जो कि हमें कितना दिया गया है दोस्तों, जो हमें दिया गया है 230 mm। ओके, और लास्ट में हमें कवर कितना है हमें यहाँ पे दिया गया नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है, तो हमें यहाँ पे कंडीशन है मॉडरेट इन्वायरमेंट, ये हमें कंडीशन गिवन है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मॉडरेट इन्वायरमेंट दिया गया है, तो आप IS कोड 456/2000 में पेज नंबर 47 पे जाएंगे, तो आपको कौन सी कंडीशन में के लिए कौन सा कवर यूज करना है वो वहाँ पे दिया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IS 456/2000 पेज नंबर 47 पे आपको कवर का जो है वो मिल जाएगा। तो मॉडरेट कंडीशन के लिए हम कवर एज्यूम करेंगे 30 mm का। ओके, तो यहाँ तक जो है वो हमारा गिवन डेटा हो गया। तो दोस्तों अभी हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ट्रायल डेप्थ, उसके बाद हमें लोडिंग कैलकुलेशंस करने हैं, उसके बाद हमें बेंडिंग मोमेंट का चेक देना है। देन उसके बाद हमें मेन स्टील कितना लगेगा और कितने डिस्टेंस पे लगेगा वो फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना लगेगा और कितने डिस्टेंस पे लगेगा, ये चीज़ें जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम स्टेप 1 के साथ स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो स्टेप 1 होगी दोस्तों हमारी टू फाइंड स्पैन, यानी कि हमारा लेंथ L इफेक्टिव। सो दोस्तों L इफेक्टिव को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, और दोनों में से जो लेंथ आपकी छोटी आएगी ना उसी को हम L इफेक्टिव एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले तो L इफेक्टिव क्लियर स्पैन प्लस D। अब ये जो D होगा तो ये D आप एज्यूम कर सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो स्लैब का यूजुअली डेप्थ जो होता है वो होता है 125 mm, 130 mm, 140 या फिर 150 mm का भी स्लैब का जो है वो डेप्थ हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ 130 mm, तो ये होगा मेरा 130 mm, इस D को एज्यूम कर लेता हूँ। और उसके साथ हमें अगर L इफेक्टिव को फाइंड आउट करना तो दूसरा एक रास्ता वो होता है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स, मतलब आपके जो सपोर्ट से साइड के जो आपका जो वॉल्स है उनमें से सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस होगा, वो भी आपका L इफेक्टिव होता है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूंगा L इफेक्टिव के लिए, तो क्लियर स्पैन हमें कितना दिया गया है दोस्तों, वो हमें 3.37 मीटर का दिया गया है। तो 3.37 प्लस ये मैंने एज्यूम किया था 130 mm, तो ये होगा मेरा 0.13, तो ये हो जाएगा मेरा 3.5 मीटर L इफेक्टिव। अगर मैं फर्स्ट वाली मेथड से ट्राई करूँगा, अगर मैं सेकेंड वाली मेथड से ट्राई करता हूँ दोस्तों, तो मेरा L इफेक्टिव आ जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्लियर स्पैन तो चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंटर टू सेंटर यानी कि हमारा जो यहाँ पे जो स्लैब होगा ना, वो स्लैब का जो साइड का ऐसा जो सपोर्टिंग वॉल्स होते हैं उन सपोर्टिंग वॉल्स के सेंटर टू सेंटर में से ये डिस्टेंस होगा। तो ये 3.37 प्लस जो हमें विड्थ ऑफ सपोर्टिंग वॉल्स दिया गया है 0.23 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.23 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे मेरा आंसर मिलेगा 3.6 मीटर। तो अगर इन दोनों में से मैं चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पे 3.5 मीटर जो है वो मेरा लेस आ रहा है। तो दोस्तों मेरा L इफेक्टिव जो होगा वो होगा मेरा 3.5 मीटर, यानी कि 3500 mm। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम जाएंगे स्टेप 2 के लिए। तो स्टेप 2 होगा दोस्तों मेरा टू फाइंड ट्रायल डेप्थ।
हमें ट्रायल डेप्थ को फाइंड आउट करना होगा, यानी कि कैपिटल डी को फाइंड आउट करना होगा। तो टोटल स्लैब की टोटल डेप्थ हमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब होती है आपकी, टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब यानी कि कैपिटल डी होता है आपका डी इफेक्टिव प्लस हाफ ऑफ बार, आप कौन सा बार यूज करेंगे, और प्लस होता है आपका नॉमिनल कवर, आपने कितना कवर प्रोवाइड किया है। ओके, सो इसके लिए तो हमें सबसे पहले तो डी इफेक्टिव को फाइंड आउट करना होगा। तो डी इफेक्टिव को फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका एल इफेक्टिव अपॉन डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू बेसिक वैल्यू इनटू एमएफ। एमएफ होता है आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो बेसिक वैल्यूज है वो आपकी स्लैब के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर आपका स्लैब कंटिन्यूअस होता है तो कैंटिलीवर होता है तो आपकी बेसिक वैल्यू होती है 7। अगर आपका स्लैब सिंपली सपोर्टेड होता है तो आपका बेसिक वैल्यू होता है 20 सिंपली सपोर्टेड। ओके, और उसके साथ अगर आपका स्लैब कंटिन्यूअस होता है तो आपका बेसिक वैल्यू होता है दोस्तों 26 फॉर कंटिन्यूअस। ओके, तो यहाँ तक जो है वो हमें पता चल गया है। तो अभी हमें एमएफ की वैल्यू चाहिए। तो एमएफ की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए IS 456 में पेज नंबर 38 पे आपका टेबल नंबर 4 है, वो टेबल आपको यहाँ पे यूज़ होगा। तो चलिए, और उसी के साथ आपको कुछ वैल्यूज़ जो है वो भी पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना के वो सारी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो ग्रेड ऑफ स्टील, उसके साथ एफएस वैल्यू, एंड देन लास्ट में परसेंटेज एज्यूम कितना हुआ। ओके, आपके 3 टाइप के स्टील है, Fe 250, Fe 415 और Fe 500। एफएस की वैल्यू होती है इसके लिए 145, इसके लिए होती है 240 और इसके लिए होती है 290। और परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर Fe 250 होता है आपका 0.5 से 0.90 तक, इसके लिए होता है आपका 0.3 से लेके 0.45 तक, और Fe 500 के लिए होता है आपका 0.2 से लेके 0.35% तक। ओके, तो दोस्तों ये वाला टेबल आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमारा मटेरियल कौन सा है दोस्तों, हमारा मटेरियल है Fe 415। तो Fe 415 के लिए हमारा एफएस का वैल्यू कितना है दोस्तों, 240 है। तो अभी हम जाएंगे IS 456 पेज नंबर 38 पे, वहाँ पे टेबल नंबर 4 है। तो इस टेबल नंबर 4 में हम हमारा सबसे पहले तो परसेंटेज एज्यूम कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे परसेंटेज कितना एज्यूम कर सकते हैं, हम 0.3 से लेके 0.45 तक जो है वो परसेंटेज को हम एज्यूम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील पीटी को एज्यूम कर लेता हूँ 0.35%। ओके, ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ। दोस्तों आपको ये वाला टेबल भी याद रख के जाना होगा, ये टेबल आपको IS कोड में दिया गया नहीं है, तो आपको ये टेबल भी याद करके जाना होगा। सो अभी मैं जाऊंगा IS 456 के पेज नंबर 38 पे। अगर तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, देखिए ये हो गया मेरा IS 456 पेज नंबर 38 पे टेबल नंबर 4। तो देखिए हमारा ग्रेड है Fe 415। तो Fe 415 के लिए हमें FS 240 लगता है। तो मैं ये 240 वाली लाइन देखूंगा, ये 240 वाली लाइन, और नीचे हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील कितना दिया गया, देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.4 है, तो यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, तो 0.3 यहाँ कुछ तो हो जाएगा, और 0.35 यहाँ तक कुछ तो हो जाएगा। ओके, हम अंदाजे से एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऊपर देखूंगा और ये 240 की लाइन को मैं देखूंगा, तो देखिए मेरा जो एमएफ का वैल्यू जा रहा है वो आ रहा है मेरा 1.2 से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे 1.6 है, यहाँ पे 1.4 है, तो देखिए ये मेरा यहाँ पे कुछ तो 1.4 तक मेरा जो है एमएफ का वैल्यू आ रहा है। तो मेरा एमएफ का वैल्यू मैं लूँगा 1.4। तो चलिए हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में है पुट आउट कर लेते हैं। तो एमएफ जो होगा वो होगा मेरा 1.4। तो आप चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम टेबल 4 Fe 415 के लिए एफएस कितना था हमारा 240 था, IS 456। ओके, तो एमएफ की जो वैल्यू जो है वो भी हमें यहाँ पे मिल चुकी है दोस्तों। तो चलिए तो मैं सीधा ये वैल्यूज को हमारे फॉर्मूला में डाल देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, डी इफेक्टिव। तो डी इफेक्टिव कितना था हमारा 3500 mm था, डिवाइडेड बाय
सॉरी एल इफेक्टिव था ये, डिवाइडेड बाय डी रिक्वायर्ड। तो डी रिक्वायर्ड को तो हमें फाइंड आउट करना है। बेसिक वैल्यू हमारी 20 थी फॉर एफ 415 और एम एफ का वैल्यू हमें मिला 1.4। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेरा डी का जो वैल्यू है ना, डी रिक्वायर्ड हमें कितना होगा वो मिल जाएगा, जो क्या आ रहा है मेरा 125 mm ये आ रहा है मेरा डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर स्लैब। ओके, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल डी। तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम 8 mm का बार जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, 8 mm का बार, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है डी रिक्वायर्ड प्लस उसके बाद क्या था, हाफ ऑफ बार प्लस नॉमिनल कवर। यही फॉर्मूला था, अभी मैंने पिछले वाले पेज में आपको बताया था। सो हाफ ऑफ बार कितना होगा 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस नॉमिनल कवर कितना हमने प्रोवाइड किया था 30। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मेरा कैपिटल डी का आंसर मिलेगा 159, जिसको हम इक्वल टू कर लेते हैं 160 mm तक। तो जो मेरा कैपिटल डी का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है मेरा 160 mm। सो इसके साथ अगर आपको चेक करना है कि आपने प्रोवाइड कितना किया है, अभी आप हमारा डी रिक्वायर्ड कितना है 125, तो हमें प्रोवाइड कितना करना है अगर वो फाइंड आउट करना है तो इसी फॉर्मूला को हम उल्टे तरीके से करेंगे। तो देखिए हमारी जो डी की वैल्यू आई थी 160 माइनस आपका हाफ ऑफ बार माइनस आपका नॉमिनल कवर करेंगे हम, तो मुझे मेरा डी प्रोवाइडेड का वैल्यू मिल जाएगा जो कि आ रहा है मेरा 126 mm। यानी कि हमने जो हमारा डी रिक्वायर्ड कितना था, हमें 125 रिक्वायर्ड था, लेकिन हमने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोवाइड किया है, तो हमारा जो है ये ओके। अगर आपका यहाँ पे वैल्यू 125 भी आता ना डी प्रोवाइडेड का वैल्यू तो भी चल जाता, क्योंकि हमारा डी रिक्वायर्ड 125 था और हमने प्रोवाइड भी 125 किया था, तो भी आपका चेक ओके था। लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो फिर भी आपका चेक जो है वो ओके। ओके, सो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए दोस्तों। तो देखिए स्टेप नंबर 3 होगी हमारी लोडिंग कैलकुलेशंस। लोडिंग कैलकुलेशंस, सो कंसिडर कर लेते हैं हमारा जो बी का वैल्यू होता है वो 1000 mm होता है। ये आपको स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी, सारे फॉर्मूलाज में आपको ये काम आने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए डेड लोड। सो डेड लोड होता है आपका सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, स्लैब का सेल्फ वेट प्लस उसमें फ्लोर फिनिश कितना है, क्योंकि फ्लोर फिनिश जो आप फ्लोरिंग करेंगे ना वो भी डेड लोड में कंसिडर होता है। ओके, तो स्लैब का वेट ऑफ स्लैब फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 25 इंटू कैपिटल डी। सो कैपिटल डी कितना था हमारा 160 था, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे जो कि होगा हमारा 0.16। इसके साथ प्लस हमारा फ्लोर फिनिश हमें क्वेश्चन में गिवन था दोस्तों, वो था हमारा 1.5। सो दोस्तों मुझे मेरा डेड लोड मिलेगा 5.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसके साथ अभी हमें लाइव लोड कितना है वो भी हमें चाहिए। तो लाइव लोड हमें क्वेश्चन में गिवन था दोस्तों 4.0 किलो न्यूटन, यानी कि हमारा 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। तो अभी हमें चाहिए टोटल लोड कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा टोटल ये वर्किंग लोड कितना हो जाएगा। टोटल वर्किंग लोड जिसे हम W स्मॉल w से डिनोट करते, वो हो जाएगा आपका ये डेड लोड प्लस या आपका लाइव लोड। सो डेड लोड कितना था हमारा 5.5 प्लस लाइव लोड कितना था हमारा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 9.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो हमें टोटल वर्किंग लोड तो मिल चुका है, लेकिन हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी तो चाहिए ना, तो हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो देखिए हम यहाँ पे टोटल अल्टीमेट यानी कि फैक्टर्ड लोड जिसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। सो 1.5 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना था आपका दोस्तों 9.5 था, तो ये आ रहा है हमारा कुछ तो स्मॉल डब्ल्यू 14.25 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, यहाँ तक जो है आपकी 3 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अभी आपकी 3 और स्टेप रिमेनिंग है। तो अभी हम जाएंगे दोस्तों स्टेप नंबर 4 के लिए। सो स्टेप नंबर 4 होगी आपकी डिजाइन मोमेंट्स एंड चेक डेप्थ फॉर BM कंसिडरेशन, यानी कि बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन। मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ क्योंकि ये सम बहुत ही लेंथी है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। सो हमारा जो स्लैब है वो सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड इसमें ये UDL होगा
ओके, तो हमारा कितना एक्ट हो रहा है, ये डब्ल्यू यू एक्ट हो रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू यू कितना था 14.25 किलो न्यूटन पर मीटर। बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, सो सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है। सो बी एम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम यानी कि एम यू। सो एम यू आपका बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है फॉर सिंपली सपोर्टेड के लिए, आपने मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, तो हम वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो डब्ल्यू यू इंटू एल स्क्वायर अपॉन 8। सो डब्ल्यू कितना था हमारा 14.25 इंटू एल कितना था दोस्तों हमारा 3500 mm था, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 3.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 करूंगा तो मुझे मेरा एम यू का वैल्यू मिलेगा 21.82 किलो न्यूटन मीटर। सो अभी हमें क्या करना है दोस्तों, हमें चेक देना है। सो चेक डेप्थ फ्रॉम बी एम यानी कि बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन। सो हमें इक्वेट करना होगा दोस्तों यहाँ पे एम यू आर लिमिट को हमारे एम यू के साथ। सो एम यू आर लिमिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर एफ ई 415 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूला जो है वो मैंने सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स के बीम वाले क्वेश्चंस में जो है वो आपको समझा दिए थे। सो इस फॉर एफ ई 415 0.138 होता है, फॉर एफ ई 250 के लिए दोस्तों ये 0.138 0.149 हो जाएगा, और एफ ई 500 के लिए 0.138 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर। ये एफ सी के बी डी स्क्वायर कॉमन रहता है सिर्फ एफ ई 250 के लिए 0.149, एफ ई 415 के लिए 0.138 और एफ ई 500 के लिए 0.133 एम यू आर लिमिट का वैल्यू ऐसा हो जाता है। ओके, सो एम यू का वैल्यू कितना था हमारा 21.82 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि ये किलो न्यूटन मीटर में था। तो चलिए इसको हम इक्वेट कर लेते हैं, तो 0.138 इंटू 25 इंटू 1000। अब ये बी की वैल्यू में 1000 लूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखा था मैंने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था कि बी की वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड अभी 1000 हो जाएगी। सो डी को हमें फाइंड आउट करना है, और 21.82 इंटू 10⁻⁶, अगर मैं इसको इक्वेट करूँगा तो मुझे मेरा डी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएंगी 79.52 mm। सो दोस्तों ये होगी हमारी एक्चुअल डी रिक्वायर्ड। ओके, और हमने डी प्रोवाइड कितना किया था दोस्तों, 126 mm का था। तो हमने जो पहले वाला जो निकाला था तो वो ट्रायल था, लेकिन जो हमारा एक्चुअल डी हमें कितना रिक्वायर्ड था वो था 79.52 mm का। हमने प्रोवाइड कितना किया था 126 mm का। तो हमारा जो चेक जो है वो ओके है। ओके, सो अभी हमारी 2 स्टेप्स और बची है दोस्तों। तो अभी हमें जाना होगा स्टेप नंबर 5, मेन स्टील रेनफोर्समेंट के लिए। ओके, तो हमें कितना मेन स्टील लगेगा और कितने डिस्टेंस पे लगेगा वो भी तो फाइंड आउट करना है ना। तो मेन स्टील रेनफोर्समेंट, सो दोस्तों मेन स्टील रेनफोर्समेंट में देखिए आपको सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना होगा। तो एरिया ऑफ स्टील, पहले तो आपको रिक्वायर्ड एरिया कितना है वो फाइंड आउट करना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला आप रट लीजिए इसको, 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के बाहर बी इंटू डी। सो दोस्तों ये वाला जो है वो फॉर्मूला है, इसको आप रट लीजिए, ये आपका एएसटी का एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसमें फटाफट से वैल्यू डाल देते हैं। तो 0.5 इंटू एफ सी के था 25 अपॉन 415 इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू 21.82 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 25 इंटू 1000 इंटू 126 का स्क्वायर इंटू 1000 इंटू 126। ओके, सो मैंने वैल्यू जो है वो पुट आउट कर दिए। तो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड कितना एएसटी हमें रिक्वायर्ड है, तो हमें रिक्वायर्ड है 514.79 mm स्क्वायर, जिसको मैं इक्वल टू कर लेता हूँ 515। तो दोस्तों हमें इतना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है, 515 एरिया ऑफ स्टील हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ओके, सो अभी हमें फाइंड आउट करना होगा कि इसका स्पेसिंग कितना रहेगा। तो
हमारा जो स्टील का हम जो प्रोवाइड करेंगे ना तो उसका स्पेसिंग कितने कितने एमएम पे हमारे जो बार्स होंगे उनके बीच का स्पेसिंग हमें कितना होगा चाहिए वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो कैलकुलेट स्पेसिंग। तो दोस्तों अभी हमें कौन से कितना डायमीटर का बार प्रोवाइड करना है ये हमारे ऊपर एज्यूम होता है। हम 6 का कर सकते हैं, 8 का कर सकते हैं, 10 का कर सकते हैं, 12 का कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली स्टैंडर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मेन स्टील जो होता है वहाँ पे 10 का, 8 का, 12 का बार जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो हम यहाँ पे 8 का बार ले लेते हैं। सो कैलकुलेट स्पेसिंग for 8 bar. Okay, so 8 spacing is equal to b into bar area divided by AEST। तो ये बार का एरिया क्या होता है दोस्तों, जो का हमने बार प्रोवाइड किया था उसका एरिया। अभी हमने 8 का किया है तो पाया बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, यानी कि हमारा 8 स्क्वायर। सो हमारा ये हो जाएगा 50, हमारा एक बार का एरिया हो जाएगा 50। सो एस इज इक्वल टू बी तो हमारा 1000 था इंटू 50 डिवाइडेड बाय 515 EST। सो हमारा स्पेसिंग कितना आ जाएगा दोस्तों 97.55। इसको हमें रिड्यूस करना है। एक बार आपको ध्यान में दीजिए कि अगर आपका स्पेसिंग है वो मतलब ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आ रहा है 10, 20, 30, 40, 50, तो उसके ज़्यादा ऊपर नीचे आ रहा है तो आपको जो वैल्यू जो है वो स्पेसिंग का वो कम करना है। ये बात आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप स्पेसिंग जितना कम रखोगे आपका चेक ओके हो जाएगा। ओके, सो अभी हमें फाइंड आउट करना है लास्ट में एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कितना किया गया हमने। सो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड यानी कि AST प्रोवाइडेड। सो इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 1000 इंटू बार का एरिया। बार का एरिया कितना था हमारा 50। सिर्फ यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने स्पेसिंग के लिए AST यहाँ पे यूज़ किया था, लेकिन हम अभी यहाँ पे AST के लिए जो हम AST प्रोवाइडेड फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हम इस यस को यहाँ पे पुट आउट करेंगे। तो यस होगा हमारा 90। सो हमने कितना प्रोवाइड किया है तो AST प्रोवाइडेड है हमारा 555.55 mm स्क्वायर। सो देखिए दोस्तों हमारा एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर था 515, हमने प्रोवाइड किया है 555.55। तो हमारा जो चेक है वो ओके आ रहा है। ओके, सो यहाँ तक जो है वो आपकी 5 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम जाएंगे लास्ट स्टेप के लिए। सो स्टेप नंबर 6 होगी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। सो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को फाइंड आउट करने के लिए भी दो फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए पहला तो होता है AST 0.12 इंटू B इंटू डी अपॉन 100 और AST 0.15 इंटू B इंटू डी डिवाइडेड बाय 100। सो ये ऊपर वाला फॉर्मूला होता है, ये होता है FE 415 और FE 500 के लिए। और ये नीचे वाला का जो नीचे वाला फॉर्मूला होता है वो होता है आपका FE 250 माइल्ड स्टील के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो है वो FE 415, तो हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, सो AST इज इक्वल टू 0.12 इंटू बी तो हमारा 1000 था इंटू डी कितना आया था दोस्तों, तो डी था हमारा 160 mm डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा AST हो जाएगा 192 mm स्क्वायर। ओके, सो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है प्रोवाइड स्पेसिंग, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए भी 8 mm का बार यूज़ कर लेते हैं। सो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से mm का बार यूज़ करना आप चाहिए तो, लेकिन जितना आपका अगर मेन बार 10 mm का है, मतलब मेन बार है, तो उससे छोटा आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील या फिर उससे इक्वल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ओके, सो प्रोवाइड 8 mm bar at spacing। सो S इज इक्वल टू वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1000 इंटू एरिया ऑफ बार। तो हम 8 mm वाला बार यूज़ करेंगे तो बार का एरिया होगा हमारा 50 डिवाइडेड बाय AST होगा यहाँ पे। तो AST कितना आया था हमारा 192। सो स्पेसिंग कितना आ रहा है दोस्तों हमारा 260.41। तो देखिए हमारा ऑड आ रहा है नंबर, तो हम इसको इज इक्वल टू 260 mm कर लेते हैं। ओके, तो हमारा स्पेसिंग हो जाएगा 260 mm की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोवाइड 8 mm बार एट 260 mm स्पेसिंग। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे तो जो है वो आपकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो है वो स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आगे भी 2-4 स्टेप्स और होती है, मतलब चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर शेयर, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। लेकिन
जो इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वहाँ पे आपको DRCS सब्जेक्ट में सिर्फ ये 6 स्टेप्स ही पूछी जाती है। वो बाकी का जो है वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आपको 8 से लेके 10 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से कीजिए। तो एक लास्ट में हम हमारा जो रेनफोर्समेंट होगा ना, वो अभी हमने जो निकाला वो किस तरह से होगा उसका यहाँ पे ड्राइंग कर लेते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेनफोर्समेंट डिटेल। ओके, सो हमारा जो मेन स्टील होगा वो तो शॉर्टर साइड से होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये होगा मेरा मेन स्टील। कितना mm का होगा? 8 mm का। और उसका स्पेसिंग कितना था हमने फाइंड आउट किया था, तो मेन स्टील रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग होगा 90 mm का। 8 mm एट सेंटर टू सेंटर 90 mm। ओके, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा ऐसे, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ये भी होगा हमारा 8 mm का। मैं बार का सिंबल लिख देता हूँ यहाँ पे, 8 mm एट द रेट कितना mm पे स्पेसिंग था दोस्तों हमारा, ये 260 mm पे था। सो एट 260 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, तो ये तो हो गया आपका मेन स्टील, और उसी के साथ ये नीचे वाला हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो ये हो गया आपका रेनफोर्समेंट डिटेल। एक सिंपल सा डिटेल कर दिया यहाँ पे मैंने, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो इनसेम में पूछे जाते हैं, और इनसेम में इतना टाइम नहीं रहता कि आप यहाँ पे रेनफोर्समेंट डिटेल तक करने जाओ। 1 घंटे में आप ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते। तो आप अगर यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे यहाँ तक, स्टेप नंबर 6 तक, तो भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो होप सो दोस्तों आपको ये डिज़ाइन ऑफ वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैंने जल्दबाजी में समझाया, क्योंकि ये वाला बहुत ही लंबा क्वेश्चन था और एक बहुत बड़ा डिज़ाइन स्टेप्स है, लेकिन जितना सिंपली हो सके और जितना जल्दी जल्दी हो सके मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। तो अगर आपके वीडियो पसंद आया तो आप मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए